everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. और अभी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर अभी रनिंग है, दैट इज अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें टोटल 5 टॉपिक कवर करने हैं। First one is the amino acids, then peptides and proteins, then working with proteins, then covalent structure of proteins, and then protein sequences and evolution. So last lecture में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था that is amino acids है। अमाइनो एसिड्स पे एक लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया है, डिटेल में क्लियर किया है। तो अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इट इज स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इट इज टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, और ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है? टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड्स है। टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो 90% स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम हो, चाहे CSIR हो, चाहे DVT JRF हो, चाहे CMR JRF हो या गेट क्यों ना हो, सारे एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन टच करता ही करता है। एटलीस्ट CSIR में तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो इजी हो चाहे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो। तो आज के लेक्चर में हम काफी अच्छे से डिटेल में समझेंगे टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड्स को। तो टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं अमाइनो एसिड एसिड्स एंड बेस की तरह ही एक्ट करता है। तो ये कब एक्ट करता है? अमाइनो एसिड एसिड्स एंड बेस की तरह क्यों एक्ट करता है? तो अमाइनो एसिड्स, इस पैराग्राफ को भी छोड़ते हैं, अभी हम अच्छे से समझते हैं। अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो जो कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो कॉमन अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और आई थिंक आप सबको पता है। कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल 20 होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द कार्बन, ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। क्या होंगे? इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। और ये सारे बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th लेवल पे तो पढ़ा ही होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH। जो सेकेंड ग्रुप होता है वो होता है अमाइनो ग्रुप, एंड अमाइनो ग्रुप जो प्राइमरी अमीन होते हैं उनका फॉर्मूला होता है NH2। जो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो वो होता है R ग्रुप। तो जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स में ये जो 3 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप अल्फा कार्बन पे ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स में सेम होते हैं। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन। इसको अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलने का रीजन ये है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है? नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड की कंपाउंड की बात करें, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। अगर R इज साइड चेन ग्रुप, अगर R चेन में भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको भी कंसिडर करते हैं। बट ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो इस अल्फा कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH और दूसरा अमाइनो ग्रुप है। इन दोनों में सुपीरियोरिटी देखें तो कौन सा सुपीरियर है? कार्बन है। और अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, उस कार्बन को प्रायोरिटी देते हैं जिस कार्बन पे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं। तो इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन और इस कार्बन में जो हाईएस्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है?
इस कार्बन से ऑक्सीजन है और इस कार्बन से नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसीलिए इस कार्बन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्बन। मीन्स ये कार्बन जो हुआ मेन कार्बन हुआ, और कार्बन जो मेन कार्बन होते हैं उससे जो कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। नाउ कमिंग टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की अगर हम बात करें तो अल्फा कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप है। इसीलिए सारे अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। नाउ जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब कोई भी अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जब कोई भी अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब कोई भी अमाइनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। कौन सा, इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। और जब ये आयोनाइज्ड होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप C+O- में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड NH2 की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो C+O- में कन्वर्ट होगा। NH2 की अगर हम बात करें तो ये NH2 NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, R ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो अगर आप इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इस पे दो चार्ज है, एक तो माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज भी है। मीन्स इट इज ए डाईपोलर आयन। ये क्या है, इट इज ए डाईपोलर आयन। ये क्या है, इट इज ए डाईपोलर आयन। तो जब अमाइनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अमाइनो एसिड डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में। डाईपोलर क्यों बोलते हैं, डाई मीन्स दो एंड पोलर आयन मतलब दो चार्ज हो जाएगा, दो अपोजिट चार्ज हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन को ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। डाईपोलर आयन को क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन भी बोलते हैं। और ये ज्वीटर आयन क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है, इट इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, ज्वीटर आयन का मतलब होता है हाइब्रिड आयन। इसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिड आयन। ज्वीटर आयन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड आयन। तो डाईपोलर आयन एग्जिस्ट करता है अमाइनो एसिड जब अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जितने भी अमाइनो एसिड होंगे, सारे के सारे अमाइनो एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ अब ये जो डाईपोलर आयन है ना, मीन्स ये जो वाटर में डिसॉल्व अमाइनो एसिड है, ये क्या है, ये डाईपोलर आयन है। ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। ये एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एसिड इज प्रोटोन डोनर। मीन्स जो प्रोटोन डोनर होते हैं, मीन्स लॉस ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, एसिड। तो प्रोटोन डोनर जो होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। वहीं पे प्रोटोन एक्सेप्टर की बात करें तो जो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है वो होता है एसिड। दिस इज द गेन ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ H+ आयन। अब सवाल ये है कि जब ये डाईपोलर आयन प्रोटोन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, डाईपोलर आयन प्रोटोन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। अभी हम R ग्रुप को एज ए नॉन आयनाइजेबल ग्रुप कंसिडर करें, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसमें आयनाइजेबल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हम सिंपल अमाइनो एसिड की बात करें जिसमें R ग्रुप नॉन आयनाइजेबल है। तो अभी यहाँ पे दो आयनाइजेबल ग्रुप है। अब यहाँ पे सोचिए कि सबसे पहले प्रोटॉन कौन रिलीज करेगा, तो जिसके पास प्रोटॉन होगा वो पहले प्रोटॉन रिलीज करेगा, या फिर जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी वो प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में देखें, जो डाईपोलर आयन के फॉर्म में है C+O- में तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा ही नहीं। तो प्रोटॉन रिलीज कौन करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा NH3+। और NH3+ जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो वो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, वो स्ट्रक्चर बनाएगा C+O-, तो एज इट इज रहेगा
NH3 प्लस अगर प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा फ्रॉम द NH3 प्लस और ये एसिड की तरह काम करेगा। नाउ अब ये बेस की तरह कैसे काम करेगा, बेस इज द प्रोटोन एक्सेप्टर, मतलब कि गेन ऑफ प्रोटोन, यहाँ पे प्रोटोन गेन होगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रोटोन गेन कौन करेगा, तो प्रोटोन गेन वही करेगा जिसमें प्रोटोन की कमी होगी। तो इसमें तो ऑलरेडी भर भर के प्रोटोन है, बट कार्बोक्सिलेट आयन में प्रोटोन नहीं है, तो ये प्रोटोन गेन करेगा। तो प्रोटोन जब गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, जब ये प्रोटोन गेन करेगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज द अल्फा कार्बन, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। NH3 प्लस में ही रहेंगे, हाइड्रोजन एंड R ग्रुप एज इट इज रहेगा। सो दिस इज द ज्विटर आयन, जो कि एसिड की तरह भी काम करता है एंड बेस की तरह भी काम करता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिखाती हूँ आपको। नाउ वैसा मॉलिक्यूल, वैसा सब्सटेंस जिसमें डुअल नेचर हो, मीन्स डुअल नेचर मतलब क्या, दोनों नेचर हो, और यहाँ पे दोनों नेचर क्या है, यहाँ पे एसिड का भी प्रॉपर्टी है एंड बेस का भी प्रॉपर्टी है। ये जो ज्विटर आयन है ना, ये ज्विटर आयन में एसिड की भी प्रॉपर्टी है और बेस की भी प्रॉपर्टी है। दिस इज द ज्विटर आयन जिसमें प्रोटॉन डोनेट करने की भी एबिलिटी है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी है। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें डुअल नेचर हो, उस तरह के सब्सटेंस को एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। और बेसिकली ये एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसीलिए इसको मोर प्रिसाइजली एम्फोलाइट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्फोलाइट्स बोलते हैं। एम्फोलाइट्स आर एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको चमक गया होगा। तो यही चीज है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, यही पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ में देखते हैं क्या क्या लिखा है। When an amino acid is dissolved in water, it exists in solution as a dipolar ion or Jupiter ion. जब अमाइनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में, एंड डाईपोलर आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाइब्रिड आयन। ए ज्विटर आयन कैन एक्ट एज either an acid or base. Acid is a proton donor, base is a proton acceptor. So this is the ज्विटर आयन। जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन डोनेट किससे करेगा, NH3 प्लस से, क्योंकि इसमें तो H है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 बनाएगा और ये H प्लस रिलीज करेगा। नाउ प्रोटॉन एक्सेप्टर की अगर हम बात करें तो ये ज्विटर आयन H प्लस एक्सेप्ट करेगा। H प्लस एक्सेप्ट होकर कहाँ जाएगा, COO माइनस पे जाएगा और COO माइनस COOH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड NH3 प्लस एज इट इज रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। और ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड्स में बहुत ही यूज होने वाला है। Substances having this dual nature are amphoteric. वैसा सब्सटेंस जिसमें डुअल नेचर होता है उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं या इसको एम्फोलाइट बोलते हैं। दैट इज एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट। ए सिंपल मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक अल्फा अमाइनो एसिड सच एज अलानिन। अलानिन की अगर हम बात करें तो ये मोनो अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड है। क्यों, क्योंकि इसका R ग्रुप सिंपल होता है। इट इज ए डाईप्रोटिक एसिड व्हेन फुल्ली प्रोटोनेटेड। जब ये फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो ये डाईप्रोटिक एसिड होगा। क्या होगा, डाईप्रोटिक एसिड होगा। मीन्स जब फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो ये ज्विटर आयन पे इस पे भी प्रोटॉन होगा और इस पे भी प्रोटॉन होगा। मीन्स ये 2 प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन होंगे। तो जब अलानिन की हम बात करें तो अलानिन जब फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है तो वो डाईप्रोटिक एसिड होता है। चाहे वो ग्लाइसिन हो, चाहे कोई अदर अमाइनो एसिड हो, कोई भी अमाइनो एसिड जिसमें R ग्रुप नॉन आयनाइजेबल है, जब वो फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो उसमें वो डाईप्रोटिक एसिड होगा।
मीन्स इसमें दो ग्रुप होंगे जो कि प्रोटॉन रिलीज करेंगे, लेकिन जो आयनाइजेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि COOH है या NH3+ है। अगर COOH एक्स्ट्रा है जैसे एसिडिक अमीनो एसिड तो उसमें 3 प्रोटॉन रिलीज करेंगे, ट्राइप्रोटिक हो जाएगा। सिमिलरली बेसिक अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो उसमें एक और NH3+ ग्रुप आ जाएंगे R ग्रुप में, तो वो भी ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड हो जाएंगे। लेकिन जो सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक मोनो अमाइनो ग्रुप अल्फा अमाइनो एसिड होगा वो डाइप्रोटिक होगा। कब? जब वो फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा। मीन्स उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे जो प्रोटॉन्स को रिलीज कर सकते हैं, पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप है। जैसे ये एग्जांपल में दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अलानिन। मीन्स यहाँ पे R ग्रुप जो होगा ये R ग्रुप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे इनका एक्चुअल R ग्रुप होगा। तो जब ये फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो यहाँ पे भी H होगा और यहाँ पे भी NH3+ होगा, ये भी H+ देगा, ये भी H+ देगा। लेकिन जब ये पहला H देगा, पहला H+ रिलीज करेगा, दोनों H+ तो एक साथ रिलीज करेगा ही नहीं क्योंकि दोनों की एसिडिटी का स्ट्रेंथ डिफरेंट है। अब सवाल यह है कि फर्स्ट H+ कौन रिलीज करेगा, COOH या NH3+? तो सब में पढ़ा होगा कि इन दोनों की अगर हम बात करें तो ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सबसे पहला H+ कौन रिलीज करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, COO- NH3+ एज इट इज रह जाएगा NH3+ के फॉर्म में। नाउ अब जो दूसरा H+ रिलीज करेगा वो NH3 रिलीज करेगा और जब ये NH3H+ रिलीज करेगा तो ये NH2 में कन्वर्ट होगा। नाउ इन तीनों आयनिक स्पेसीज का नेट चार्ज क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी अमाइनो एसिड दे देगा, कोई भी चार्ज अमाइनो एसिड दे देगा, उसके ऊपर पूछेगा कि आपका नेट चार्ज निकालिए। तो नेट चार्ज निकालना भी हम टाइट्रेशन कर्व से सीखते हैं। तो नेट चार्ज ये तो सिंपल है, इसमें ऐसे ही निकल सकता है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज कितना है, सिर्फ और सिर्फ +1 चार्ज है, दैट इज इसका नेट चार्ज कितना होगा, +1। इस वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, +1 -1 कैंसिल कर देगा तो नेट चार्ज कितना होगा, 0। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो NH2 पे कोई चार्ज नहीं है, COO पे सिर्फ -1 चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -1। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको चमका? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड। तो नेक्स्ट आते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड टोटल 20 है, बट हम की कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का टाइट्रेशन कर्व समझते हैं। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं जो कि ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व को बताता है। टाइट्रेशन कर्व में क्या करते हैं, टाइट्रेशन में पहले करते क्या है ये बताइए। टाइट्रेशन में बेसिकली ग्रेजुअल एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। टाइट्रेशन में बेसिकली ग्रेजुअल एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन में यही होता है, ग्रेजुअल एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें क्या करेंगे, ग्लाइसिन जब फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ग्लाइसिन जब फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो उसका मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, दिस इज द अल्फा कार्बन। और जब ये फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो ये COO- जो है वो भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा NH3+ NH2 NH3+ में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। तो दिस इज अ फुल्ली प्रोटोनेटेड, ये क्या है, ये फुल्ली प्रोटोनेटेड क्या है, ये क्या है, फुल्ली प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन। फुल्ली प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन ऐड करने की अब कोई भी जगह नहीं है, ये ऑलरेडी फुल्ली प्रोटोनेटेड है। तो जब ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है और जब ये लोअर पीएच पे होता है, सबसे कम पीएच पे होगा, और जब सबसे कम पीएच पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा। जब पीएच बहुत ही कम होगा, पीएच कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जितना ज्यादा H+ होगा उतना ही इसमें आगे आ जाएगा। जितने भी पोजीशन पे H+ की कमी होगी सब ये H+ ले लेगा। तो लो पीएच पे ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, OH धीरे धीरे ऐड करते हैं। तो दिस इज द एक्स एक्सिस पे OH का कंसंट्रेशन शो कर रहा है, वहीं पे बाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो बाई एक्सिस पीएच को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं समझा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा।
fully protonated low pH मतलब this is the value, this is the point where मैं ग्लाइसिन को कंसिडर कर रही हूँ। इस pH पे ग्लाइसिन मतलब लो pH पे ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा। अब इसमें क्या करेंगे, OH ऐड करेंगे। जब हम OH ऐड करेंगे, OH इज OH माइनस, जब हम इसमें OH ऐड करेंगे तो इसमें जो प्रोटॉन पहले देगा वो प्रोटॉन रिलीज करेगा और ये H प्लस OH माइनस क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये प्रोटॉन कौन पहले देगा, पहले प्रोटॉन इससे रिलीज होगा NH3 प्लस रिलीज होगा या पहले प्रोटॉन COOH से रिलीज होगा। तो पहला प्रोटॉन जो रिलीज होगा वो उससे रिलीज होगा जो कि ज्यादा एसिडिक है। किससे रिलीज होगा, पहला प्रोटॉन उससे रिलीज होगा जो ज्यादा एसिडिक है। और NH3 प्लस और COOH में ज्यादा एसिडिक कौन है, ऑब्वियसली बात है COOH एसिडिक है। तो जैसे OH ऐड करना शुरू करेंगे COOH से H प्लस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द अल्फा कार्बन। जब इससे COOH से H प्लस रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा COO माइनस और ये NH3 एज इट इज रह जाएगा, NH3 प्लस, ये हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हम pH ऐड करेंगे COOH से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा और वो COO माइनस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, जैसे जैसे OH ऐड करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा, जिस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे फुल्ली प्रोटोनेटेड एंड ये जो COO माइनस है ये इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, इसका फुल्ली प्रोटोनेटेड एंड ये जो कंसंट्रेशन है जिससे COO माइनस है इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। मीन्स NH3 प्लस कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और COOH इज इक्वल टू NH3 प्लस H COO माइनस एंड H। मीन्स 50% ये रहेगा और 50% ये रहेगा। अभी तक ये पूरा का पूरा COO माइनस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, 50% ये रहेगा 50% ये रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये 100% हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा क्योंकि हम OH माइनस आयन धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे 50% ये होगा 50% ये होगा और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, pK1। pK1 वह वैल्यू है, वह pH है जहां पे COO माइनस क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। तो pK वैल्यू बताता है क्या, pK वैल्यू बताता है COOH का pH। क्या बताता है, COOH का pH। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं यहाँ दो चीज डिस्कस कर रही हूँ, दो वर्ड डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज द pH, सेकेंड वन इज द pK। pH क्या है, pH बेसिकली प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को बताता है। pH क्या करता है, प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को बताता है। इट इज इक्वल टू log माइनस log H प्लस। वहीं पे pK की बात करें तो pK क्या करता है, ये किसी भी ग्रुप के प्रोटॉन देने की टेंडेंसी को मेजर करता है। pK वैल्यू क्या करता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को मेजर करता है। मीन्स इट इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप टू गिव अ प्रोटॉन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप कितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा, कितना जल्दी प्रोटॉन देगा, उसकी टेंडेंसी को मेजर करता है। pH क्या करता है, H प्लस के कंसंट्रेशन को मेजर करता है। लेकिन pK कोई भी फंक्शनल ग्रुप H प्लस कितना रिलीज करता है उसकी टेंडेंसी को मेजर करता है। एंड pH और pK दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, pH एंड pK दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर pK का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाते हैं, pK का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो pH का वैल्यू ये 10 टाइम्स डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? 10 टाइम्स डिक्रीज करेगा। जब हम pK का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो pH का वैल्यू 10 यूनिट डिक्रीज करेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड pK। सो जो pK1 है, pK1 इज 2.34 और यह वह पॉइंट है जहां पे 50% फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा और 50% जो होगा वह होगा जिसमें C माइनस क्या होगा? प्रोटोनेटेड है, राइट। C माइनस प्रोटोन लूज कर दिया है। नाउ जैसे जैसे और OH ऐड करेंगे, जैसे जैसे और OH ऐड करेंगे, एक और पॉइंट आएगा जहां पे ये जो NH3 है, CH एंड C माइनस, ये 100% हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा वो पूरा का पूरा प्रोटॉन रिलीज कर दिया है। अब उस सॉल्यूशन में ऐसा कोई भी आयनिक स्पेसीज, ऐसा कोई भी ग्लाइसिन नहीं है जिसमें जो कि इस फॉर्म में है, फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। सो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट पे ये जो ग्लाइसिन है ये डाईपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और डाईपोलर आयन पे जो नेट चार्ज है वो कितना है? नेट चार्ज 0 है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप पे भी +1 है, इस पे भी -1 है। +1 -1 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। और उस जिस pH पे नेट चार्ज 0 हो अमाइनो एसिड का, उस पॉइंट को बोलते हैं PI। क्या बोलते हैं? PI। और ग्लाइसिन का PI वैल्यू कितना होता है? 5.97। ग्लाइसिन का हो या कोई भी अमाइनो एसिड का हो, PK1, PI और PK2 और PKR कांस्टेंट होता है। तो ग्लाइसिन का PI वैल्यू कितना हो गया? 5.97, क्योंकि इसी pH पे ग्लाइसिन पूरा का पूरा डाईपोलर आयन में क्या करता है? प्रेजेंट होता है। नाउ अगेन इसमें OH ऐड करेंगे। अब अगेन इसमें OH ऐड करेंगे तो H+ अब कहाँ से रिलीज होगा? H+ रिलीज होगा NH3+ से। तो अब ये जो आयन बनाएंगे, अब ये आयन कैसा बनाएगा? अब ये बनाएगा, सपोज दैट ये अल्फा कार्बन है, ये NH3+ है, बट NH3+ H+ रिलीज करेगा तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। C माइनस तो ऑलरेडी C माइनस है, बाकी हाइड्रोजन। तो ये जो प्रोटॉन रिलीज करेगा NH3+ वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये वाला 50% होगा और ये वाला 50% होगा। उस पॉइंट को बोलते हैं, उस pH वाले पॉइंट को बोलते हैं PK2 और PK2 कितना होता है? 9.60। PK2 क्या बताता है? PK2 बताता है ये NH2 का pH वैल्यू। दिस इज द PK2 इज pK ऑफ NH2। PK1 क्या था? PK1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का pK था, लेकिन PK2 जो है वो अमाइनो ग्रुप का pK है। अब और भी OH ग्रुप ऐड करेंगे, जब और भी OH ग्रुप ऐड करेंगे तो ये जो अमाइनो ग्रुप है, फुल्ली प्रोटोनेटेड है अभी अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप अभी अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो डीप्रोटोनेटेड हो गया, अभी अमाइनो ग्रुप है। तो अभी हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसमें ये 50% है, लेकिन जैसे जैसे और OH ऐड करेंगे ये पूरा का पूरा प्रोटॉन रिलीज करेगा अमाइनो ग्रुप। जब ये पूरा का पूरा प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये जो ग्रुप है अभी 50% है, ये 100% होगा और ये जब 100% हो जाएगा तो वहां पे टाइट्रेशन ऑफ ग्लाइसिन कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट pH इज approximately 12. So this is the titration curve of glycine। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है यही कॉन्सेप्ट आपके इस पैराग्राफ में लिखा है। तो जब pH कम होता है, एक बार और रिपीट करते हैं, जब pH कम होता है तो ग्लाइसिन फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है एंड दिस पॉइंट इज दिस वन। जैसे जैसे OH ऐड करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H+ रिलीज होने लगेगा, क्योंकि इन दोनों में सबसे पहले H+ कौन रिलीज करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप है।
तो इससे प्रोटॉन रिलीज होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये 50% और ये 50% होगा। सपोज दैट कि लोएस्ट पीएच पे ये वाला जो स्पेसिस है वो 100% है, लेकिन जैसे जैसे H प्लस जैसे जैसे OH माइनस ऐड करेंगे ये 50% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। तो उस पीएच पे जो पीके वैल्यू होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके वैल्यू होगा एंड इट इज 2.34 एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ग्लाइसिन। नाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होंगे, सारे के सारे अमाइनो एसिड डाइपोलर आयन के फॉर्म में होंगे। डाइपोलर आयन का जो पीएच वैल्यू होगा उसको पीआई वैल्यू बोलते हैं और ये 5.97 होता है एंड पीआई इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे में। नाउ फिर से OH माइनस ऐड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां NH3 प्लस 50% अपना H प्लस रिलीज कर दिया है, दैट इज द pK2 वैल्यू एंड देन फिर से OH माइनस और ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। तो ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से हमें क्या देखने को मिला? ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से यहाँ पे हमें दो चीज इस ग्राफ से देखने को मिला। पहला पीआई वैल्यू क्या है ग्लाइसिन का, और दूसरा pK1 और pK2। ये दो रीजन जो है, जैसे pK1 2.34 है, इस पे +1 और -1 करिए तो ये कितना आ जाएगा 3.34 और ये 1.34। इस बीच में क्या होगा, ये बफर की तरह काम करेगा। दूसरा pK2 की अगर हम बात करें तो इसमें +1 ऐड करिए, +1 माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा 10.60 और ये हो जाएगा 8.60। इन दोनों के बीच में ये बफर की तरह काम करेगा। मीन्स कि ग्लाइसिन इस रेंज में बफर का काम करेगा और जो बायोलॉजिकल पीएच होता है, सेल का पीएच होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7। मीन्स ग्लाइसिन बायोलॉजिकल पीएच पे बफर की तरह एक्ट नहीं करता है। एक अमाइनो एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड है हिस्टीडीन, जो कि बायोलॉजिकल पीएच पे बेस्ट बफर का काम करता है। इसको भी समझेंगे आगे की स्लाइड में कि कैसे ये बायोलॉजिकल पीएच पे बफर की तरह काम करता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपके ये पैराग्राफ में लिखा है। एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। 3.10 shows the titration curve of diprotic form of glycine। ये जो फिगर 3.10 है ये क्या दिखा रहा है? टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसा है? जब फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है तो डाइप्रोटिक होता है। द प्लॉट हैज टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इस प्लॉट की अगर बात करें तो इसमें दो स्टेजेस हैं, दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, corresponding to deprotonation of two different groups on glycine, जो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डिप्रोटोनेशन को बता रहा है और दूसरा अमाइनो ग्रुप के डिप्रोटोनेशन को बता रहा है। Each of the two stages resembles in shape the titration curve of monoprotic acid such as acetic acid and can be analyzed in the same way। लास्ट लेक्चर में जब हम वाटर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर जाकर देखिए। उसमें टाइट्रेशन कर्व का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। एट वेरी लो पीएच प्रीडोमिनेंट आयनिक स्पेसिस ऑफ ग्लाइसिन इज फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म। लो पीएच पे जो ग्लाइसिन का आयनिक स्पेसिस होता है वो फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है। मीन्स अमाइनो ग्रुप भी प्रोटोनेटेड होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रोटोनेटेड होगा। At the midpoint in the first stage of titration, जिसमें COOH group of glycine loses its proton, equimolar concentration of proton donor and proton acceptor present होगा। प्रोटॉन डोनर क्या होगा? जो फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होगा? जिसमें COO माइनस COOH H प्लस रिलीज कर चुका है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। The species are present at the midpoint of any titration. A point of inflection is reached where pH is equal to pK of प्रोटोनेटेड ग्रुप बीइंग टाइट्रेटेड। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो पीएच है वो पीके और प्रोटोनेटेड ग्रुप जो कि टाइट्रेट हो रहा है उसके इक्वल होगा। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो पीएच एट मिड पॉइंट इज 2.34, थस इट्स COOH ग्रुप हैज पीके कितना होता है 2.34। नाउ पी and pK are simply convenient notions for the proton concentration and equilibrium constant for ionization। pH क्या है? proton concentration and pK क्या है? equilibrium constant for ionization। The pK is the measure of tendency of a group to give a proton। pK क्या है? It is the tendency of a group to give a proton with that tendency decreasing tenfold as pK increases by 1 unit। मीन्स अगर पीके का वैल्यू 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी 10 यूनिट कम होती है। एज द टाइट्रेशन प्रोसेस, जैसे जैसे टाइट्रेशन
जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड करेंगे पी के यूनिट इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट, क्योंकि वहां पे H प्लस की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. As the titration process, another important point is reached at pH 5.97. Here there is another point of inflection at which removal of first proton is essentially complete and removal of second has just begun. यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का डीप्रोटोनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और सेकेंड ग्रुप का स्टार्ट होगा प्रोटोनेशन. At this pH, glycine is presently largely as dipolar ion that is NH3 plus CH2 minus. Now, अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? PI की अगर हम बात करें तो PI इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक pH है. इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस पे हम आएंगे बाद में. Second stage in the titration corresponds to the removal of proton from NH3 amino group of glycine. The pH at midpoint of this stage is 9.60 equal to pK. And for amino group, the titration is essentially complete at pH at about 12, at which point the predominant form of glycine is NH2 CH2 COO minus. Means अब यहाँ पे कोई भी इस स्पेसीज से प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा और जब फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा तो वहाँ पे ग्लाइसिन इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा. So this is all about titration curve of glycine. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से हमने कितने पॉइंट सीखे. ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से हमने क्या क्या सीखा. ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व से हमने 3 चीजें सीखी. पहला, ये जो टाइट्रेशन कर्व है ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पीके को बताता है ऑफ ईच ऑफ द 2 आयनाइजिंग ग्रुप्स. मींस ग्लाइसिन में 2 आयनाइजिंग ग्रुप्स है, अमाइनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इन दोनों का क्वांटिटेटिव पीके वैल्यू बताता है. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो कि हमें टाइट्रेशन कर्व से मिला है. नाउ सेकेंड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन इज दैट अमाइनो एसिड हैज 2 रीजन्स ऑफ बफरिंग पावर. सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला कि ग्लाइसिन के टाइट्रेशन कर्व में 2 बफरिंग रीजन है. 2 इंफॉर्मेशन हमें मिला. जो थर्ड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड इंफॉर्मेशन टाइट्रेशन कर्व से हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी अमाइनो एसिड का प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन से. तो पहले हम इस चीज को समझते हैं जो हमारे फिगर में है. दैट इज फिगर 3.11, दैट इज इफेक्ट ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट ऑन पीके. तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड जो कि ग्लाइसिन लिया हुआ है, यहाँ पे 2 आयनाइजेबल ग्रुप है. एक तो COOH है और दूसरा NH3 प्लस है. सिमिलरली जो COOH है वो एसिटिक एसिड भी है. नाउ अमाइनो ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिथाइल एमीन भी है. तो जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिटिक एसिड में और ये ग्लाइसिन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या इनका pKa वैल्यू सेम होगा दोनों में? क्योंकि दोनों में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप का दोनों में pK वैल्यू सेम नहीं होगा. एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड में pK वैल्यू जो होता है वो 4.8 होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का. वहीं पे ग्लाइसिन की अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की pK वैल्यू बात करें तो ये होता है 2.34. मीन्स ये काफी ज्यादा डिफरेंस है. अब सवाल ये है कि दोनों तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है, चाहे ग्लाइसिन हो चाहे एसिटिक एसिड हो, तो इनका pK वैल्यू डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट है इनके केमिकल इन्वायरमेंट का. इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है, जैसे एसिटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे जो ग्रुप अटैच है मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसमें जो ग्रुप अटैच है यहाँ पे डिफरेंट है. तो अब सवाल ये होता है कि ये डिफरेंस क्यों है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले हम आते हैं ग्लाइसिन पे. ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ NH3 है. इसको कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करके समझते हैं. ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, जब ये फुल्ली प्रोटोनेटेड है इट इज COOH and it is NH3 plus and ये हाइड्रोजन रहेगा. So and it is the structure of carboxylic acid. This is the structure of acetic acid. तो पहले ग्लाइसिन का समझते हैं. ये क्या है? ये ग्लाइसिन है एंड ये है एसिटिक एसिड. ये क्या है? ये है एसिटिक एसिड. अब ये जो ग्लाइसिन में कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें क्या होगा कि ये H प्लस रिलीज होगा. तो ये H प्लस इस तरह से रिलीज होगा. तो यहाँ पे इसको दूसरी तरह से समझते हैं.
इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कुछ अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये जो शेयरिंग बॉन्ड है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, ये इक्वल शेयरिंग नहीं है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। नाउ इसके बगल में ही अमाइनो ग्रुप पे प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा ये H प्लस रिलीज करेगा, मीन्स ये H प्लस फास्ट रिलीज करेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड में ऐसा कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है इस हाइड्रोजन के बगल में। तो ग्लाइसिन में COOH से H प्लस फास्ट रिलीज होगा, और जब H प्लस फास्ट रिलीज होगा तो pK क्या होगा, कम होगा। जो H प्लस फास्ट रिलीज करेगा उसकी pK वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे ग्लाइसिन में COOH का जो pK वैल्यू होगा कम होगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। चमका कि नहीं चमका ये कॉन्सेप्ट? अगर चमका तो प्लीज कमेंट में आप मेंशन करिए, और अगर नहीं चमका तो प्लीज अपने डॉट्स को कमेंट में लिखिए। मैं सारे डॉट्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ती हूँ और सबकी रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में अपने डॉट को मेंशन करिए। नाउ अब अमाइनो ग्रुप का समझते हैं। अमाइनो ग्रुप में क्या है, मिथाइलएमीन है एंड इट इज अल्फा अमाइनो एसिड। मिथाइलएमीन की अगर हम बात करें तो पहले हम अल्फा अमाइनो एसिड की समझते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का जब H प्लस रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप का पीके वैल्यू है 9.60 है, मिथाइलएमीन का पीके वैल्यू कितना है 10.6 है। तो अल्फा अमाइनो ग्रुप का जो पीके वैल्यू है वो कम है मिथाइलएमीन से। अब ये कैसे कम है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है इक्वल नहीं है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या होगा, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उतना जल्दी ये NH3 प्लस से H प्लस रिलीज होगा। क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा। So it is because of electronegative atom oxygen of the carboxylic group NH3 जल्दी H plus रिलीज करेगा as compared to मिथाइलएमीन, क्योंकि मिथाइलएमीन में जो NH3 प्लस है इसके बगल में कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, इट इज मिथाइल ग्रुप। इसलिए अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा as compared to मिथाइलएमीन, and that is the reason why pK of amino group of glycine is lower than the amino group of methylamine. So this is the explanation of effect of chemical environment on pK. और यही चीज आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। Each of the two ionizing group 2.34 for the COOH group and 9.60 for amino group. Note that the carboxyl group of glycine is over 100 times more acidic than carboxyl group of acetic acid. एसिटिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो 100 टाइम्स मोर एसिडिक है, which we saw in chapter 2 has a pK of 4.76. जो एसिटिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का pK है वो 4.76 है, about average for a carboxylic group attached to an otherwise unsubstituted aliphatic hydrocarbon. The perturbed pK of glycine is caused by repulsion between departing proton and nearby positively charged amino group on the alpha carbon atom. अब ये रिपल्शन क्यों होता है, अब ये जो pK वैल्यू की चेंजिंग है, अल्टर्ड pH है, वो क्यों है, वो है रिपल्शन के बीच में। किसके बीच में रिपल्शन है, डिपार्टिंग प्रोटॉन एज वेल एज नियर बाई पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन। The opposite charges on the resulting zwitter ion are stabilized, nudging the equilibrium further to the right.
Similarly, pK of amino group in glycine is perturbed downward related to the average pK of amino group, and this effect is due partly to the electronegative oxygen atom of carboxyl group. ऑक्सीजन एटम कार्बोक्साइल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हुआ है, which tend to pull electrons towards them, increasing the tendency of amino group to give up a proton. Hence, alpha amino group has a pK that is lower than that of an aliphatic amine such as methylamine. In short, अगर हम बोलें तो pK of any functional group is greatly affected by its chemical environment, and a phenomena sometimes exploited in active site of enzymes to promote exquisitely adapted reaction mechanism that depend on the perturbed pK value of proton donor acceptor groups of the specific residue. Now, the second piece of information क्या है? Titration curve of glycine is that amino acid has two regions of buffering power. अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन है उसमें दो बफरिंग पावर है. वन ऑफ दिस इज रिलेटिवली फ्लैट पोर्शन ऑफ द कर्व एक्सटेंडिंग अप्रोक्सीमेटली 1 pH यूनिट ऑन ईदर साइड ऑफ pK 2.34. मीन्स पहला जो pK वैल्यू है 2.34, इसमें +1 ऐड करना है एंड -1 ऐड करना है. तो 3.34 एंड 1.34. पहला बफरिंग पावर किसके बीच में होगा? इसके बीच में होगा. दूसरी बफरिंग पावर किसके बीच में होगा? पीके वैल्यू कितना है? 9.60. तो इसमें सिंपली 1 ऐड कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10.60 एंड 8.60. तो ये 8.60 एंड 10.60 के बीच में बफर की तरह काम करेगा, इंडिकेटिंग दैट ग्लाइसिन इज अ गुड बफर नियर दिस पीएच. The other buffering zone is centered around 9.60. That glycine is not a good buffer at pH of intracellular fluid of blood about 7.4, क्योंकि ना इसमें 7.4 आ रहा है ना इसमें 7.4 आ रहा है. 7 के अप्रोक्सीमेटली किसी में भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे गुड बफर की तरह काम नहीं करेगा. विद इन द बफरिंग रेंजेज ऑफ ग्लाइसिन, Henderson-Hasselbalch equation can be used to calculate the proportions of proton donor and proton acceptor species of glycine required to make a buffer at a given pH. Henderson-Hasselbalch equation के बारे में डिटेल में मैंने वाटर चैप्टर में पढ़ाया है, उस चैप्टर में जाके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ द थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइट्रेशन कर्व से हम अमाइनो एसिड के इलेक्ट्रिक चार्ज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. Another important piece of information derived from titration curve of amino acid is the relationship between its net electric charge and pH of the solution. Means solution के pH और उसके net electric charge के बीच में relationship हम establish कर सकते हैं. For example, अगर pH 5.97 है, 5.97 is the point of inflection between the two stages in the titration curve. और pH 5.97 पे जो ग्लाइसिन होता है वो डाईपोलर आयन के फॉर्म में होता है. मीन्स pH अगर 5.97 है तो इसमें ग्लाइसिन किस फॉर्म में होगा? ये डाईपोलर फॉर्म के फॉर्म में होगा, NH3+ COO माइनस, देन ये हाइड्रोजन, देन ये हाइड्रोजन. तो यहाँ पे डाईपोलर आयन के फॉर्म होगा. और इसकी अगर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि +1 एंड -1 ये कैंसिल करेगा और 0 बनाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गए? जब फुल्ली आयनाइज्ड बट नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. नाउ a characteristic pH at which net electric charge is 0 is called isoelectric point, isoelectric pH, और उसको PI से डेजिग्नेट करते हैं. तो वैसा pH जिसपे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होगा, उस pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक pH या PI से डेजिग्नेट करते हैं. ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन हैज नो आयनाइजेबल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज सिंपली द अरिथमेटिक मीन ऑफ पीके वैल्यू. तो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन की में कोई भी आयनाइजेबल आर ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेबल आर ग्रुप इज अनदर हाइड्रोजन. तो यहाँ पे पीआई वैल्यू क्या होगा? पीआई वैल्यू इज बेसिकली pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली अरिथमेटिक मीन होगा. और ये सिर्फ ग्लाइसिन के लिए नहीं, ये सारे अमाइनो एसिड्स के लिए है जिसका पास आयोनाइजेबल आर ग्रुप नहीं है. लेकिन जिसके पास आयोनाइजेबल आर ग्रुप है उन वहां पे फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा. तो pK1 कितना है? pK1 है 2.34, pK2 कितना है? pK है 9.60 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 5.97. तो इस तरह से हम
अगर आपको दिया हुआ है pK1 pK2 किसी भी अमाइनो एसिड्स का, तो आप उसका pH वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्लाइसिन हैज a net negative charge at any pH above its pi and will thus move towards the positive electrode। मीन्स अगर नेट पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स अगर pH 5.97 पे तो इसका नेट चार्ज 0 है, लेकिन pH 5.97 से लो है pH है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वहां पे मूव किधर करेगा, कैथोड की तरफ करेगा। एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। लेकिन अगर pH 5.97 से ज्यादा होगा तो वो किधर मूव करेगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहां पे नेट निगेटिव चार्ज, नेट जो चार्ज होंगे वो निगेटिव होंगे। So when placed in an electric field at any pH below its pi, glycine has a net positive charge and will move towards the negative electrode, that is cathode. The further the pH of glycine solution is from its isoelectric point, the greater the net electric charge of the population of glycine molecules है। pH 1 की अगर हम बात करें तो pH 1 क्या होगा, इंटायरली वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में। और फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब नेट पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा कैथोड की तरफ है। विथ नेट चार्ज एट pH 1 is 2.34 where this is an equal mixture of इतना एंड इतना, द एवरेज और नेट पॉजिटिव चार्ज इज 0.5। क्या होगा, 0.5। तो यहाँ पे क्या करा, एट pH 1 glycine exists almost entirely in the form this with a net positive charge of 1 at pH 2.34। 2.34 की अगर हम बात करें तो 2.34 पे क्या होता है कि ये 2.34 पे क्या होता है, दो स्पेसिस में इक्वल मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। जो पहला स्पेसिस होगा वो फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा, दैट इज CH2 NH3 प्लस एंड COOH। दूसरा स्पेसिस जो होगा वो CH2 COO माइनस और इधर NH3 प्लस। मीन्स 50% ये होगा और 50% ये होगा। दिस इज एट pH 2.34 की बात कर रही हूँ मैं। 2.34 पे जो आयनिक स्पेसिस प्रेजेंट होंगे वो 50% ये होंगे, 50% ये होंगे। मीन्स इस पे कितना चार्ज होगा, ये 50% है तो यहाँ पे 1 कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हाफ कंसिडर करेंगे। नाउ इस पे अगर देखें तो इस पे प्लस हाफ होगा, ये तो प्लस हाफ है, ये इस पे प्लस हाफ होगा, इस पे माइनस हाफ होगा। मीन्स यहाँ पे चार्ज कितना होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल करेगा तो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस हाफ, दैट इज 0.5। मीन्स यहाँ पे चार्ज कितना है, 0.5। एंड द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज ऑफ एनी अमाइनो एसिड एट एनी pH कैन बी प्रेडिक्टेड इन द सेम वे। तो इसी तरह से बाकी सारे अमाइनो एसिड्स का आप नेट चार्ज और नेट pH कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ amino acids differ in their acid base properties. The shared properties of many amino acids permit some simplifying generalizations about their acid base behavior. पहला, all amino acids with a single amino group, a single alpha carboxyl group and R group that does not ionize have titration curve resembling that of glycine. So हमने अमाइनो एसिड्स कितने पढ़े हैं, 20 अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं। 20 अमाइनो एसिड्स सबके सब क्या होते हैं, अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जो पहला होगा COOH, दूसरा होगा NH3 प्लस, तीसरा होगा हाइड्रोजन एंड चौथा होगा R ग्रुप है। बट यहाँ पे दो तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, 2 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स है। पहला कैटेगरी वो होगा जिसमें R ग्रुप क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, जैसे ग्लाइसिन इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा अलानिन आ गया। नेक्स्ट जो होंगे R ग्रुप, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे जिसमें R ग्रुप क्या होंगे, आयोनाइजेबल होंगे, जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, हिस्टीडीन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये सारे आयोनाइजेबल R ग्रुप होंगे। तो जो नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप होंगे उनका जो टाइट्रेशन कर्व होगा वो ग्लाइसिन की तरह होगा। लेकिन जो आयोनाइजेबल R ग्रुप जिस अमाइनो एसिड्स में होंगे उसमें 3 बफरिंग रीजन होंगे। क्या होंगे, 3 बफरिंग रीजन होंगे। लेकिन जो नॉन आयोनाइजेबल होंगे उसमें 2 बफरिंग रीजन ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आयोनाइजेबल R ग्रुप है। लेकिन जो आयोनाइजेबल जिसमें आयोनाइजेबल R ग्रुप होंगे उसमें ये भी आयोनाइज करेगा तो वहाँ 3 बफरिंग रीजन होगा। एक होगा pK1, दूसरा होगा pKr और तीसरा होगा pK2। pK1 is for COOH, pKr is for R group and pK2 is for amino group। तो ये है एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में।
तो जिनका नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप होगा उनका जो बफरिंग रीजन होगा, टाइट्रेशन कर्व होगा, वो ग्लाइसिन की तरह होगा। एंड दीज अमाइनो एसिड्स आर वेरी सिमिलर ऑल्दो नॉट आइडेंटिकल। पी के वैल्यू जो होंगे पीके COOH का उनका 1.8 से 2.4 के बीच में होगा। एंड पीके ऑफ अमाइनो ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनका रेंज होगा 8.8 से 11 के बीच में। जो दूसरा टाइप है उसमें अमाइनो एसिड आयनाइजेबल आर ग्रुप होगा, इनका मोर कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन कर्व होगा। इसमें 3 स्टेज ऑफ करस्पॉन्डिंग to the 3 possible ionization steps. Thus, they have 3 pK value. Additional stage for the titration of ionizable R group merges to the some extent with the other two. Titration curve of 2 amino acids of this type, that is glutamate and histidine. Glutamate जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन जो बेसिक अमाइनो एसिड है, इसके बारे में हम समझेंगे। Isoelectric point reflects the nature of ionizing R group present. For example, glutamate की अगर हम बात करें तो glutamate की PI value 3.22 है, considerably lower than that of glycine, and this is due to the presence of two carboxylic group at which average pK value contributes the net charge of -1 that balance the +1 contributed by amino group. Similarly, PI of histidine की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पॉजिटिवली चार्ज है and प्रोटोनेटेड है, इसका PI value कितना होगा 7.59, that is the average of pK value of the amino group as well as imidazole group, and is much higher than that of glycine. So finally pointed out earlier, under the general condition of free and open exposure of the aqueous environment, only histidine has R group जिनका pK value 6.0 होता है और ये प्रोवाइड करता है significant buffering power near the neutral pH usually found in intracellular and extracellular fluid of most animals and bacteria. अब समझते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ हिस्टिडीन एज वेल एज ग्लूटामेट। तो पहले आते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट की अगर हम बात करें तो इनके स्ट्रक्चर अगर आप पहले देखिए, फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में अल्फा पर COOH ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, देन इसके R ग्रुप में COOH होगा। तो इनमें जब ये फुल्ली प्रोटोनेटेड होगा तो ये इस तरह से होगा। जैसे जैसे OH बढ़ाएंगे, अभी कितना है, अभी बहुत ही लो pH पे है। लो pH है मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कितना है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा। तो पहला H प्लस कौन रिलीज करेगा, पहला H प्लस रिलीज करेगा जो ऑब्वियस सी बात है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है, तो 2 में से पहला कौन रिलीज करेगा, पहला रिलीज करेगा जो अल्फा पे है, क्योंकि इस पे NH3 पे प्लस चार्ज है, ये इस पे रिपल्सन प्रोवाइड करेगा। तो ये जब रिलीज करेगा तो जो pH पे ये आयनाइज होगा तो उसको pK1 बोलेंगे। जो अल्फा पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका pK1, देन अब दूसरा ये रिलीज करेगा तो इसका pKr हो जाएगा, देन फिर अमाइनो ग्रुप रिलीज करेगा, देन pK2 हो जाएगा। तो pK1 is 2.19, pKr is 4.25 and pK2 is 9.67। तो इसका PI वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हम नॉन आयनाइजेबल R ग्रुप का PI वैल्यू निकालते थे तो pK1 pK2 का सिंपली अरिथमेटिक मीन ले लेते थे, लेकिन जो आयनाइजेबल R ग्रुप है तो उसका pK वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका pK वैल्यू होता है pK1 प्लस pKr डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, pK1 डिवाइडेड बाई pKr, pK1 प्लस pKr डिवाइडेड बाई 2 मीन्स जब आयनाइजेबल R ग्रुप का होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप के pK वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप के pK वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। सपोज दैट अगर बेसिक अमाइनो एसिड है, दैट इज हिस्टिडीन, तो हिस्टिडीन अगर बेसिक अमाइनो एसिड है तो इसमें किसका निकालेंगे, इसमें अमाइनो ग्रुप के pK वैल्यू का क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो ये अमाइनो ग्रुप का है एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप, तो इसमें इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। लेकिन अगर एसिडिक अमाइनो एसिड है तो उसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के pK वैल्यू का क्या निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। जैसे ग्लूटामेट की बात करें तो ग्लूटामेट का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 2.19 प्लस 4.25 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा 2.19 प्लस 4.25 डिवाइडेड बाई 2, अभी कितना होगा 3.22। तो PI वैल्यू जो होगा ग्लूटामेट का वो 3.22 होगा। सिमिलरली आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द कंक्लूजन क्या है, सो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो वैसे अमाइनो एसिड जिनका फंक्शनल ग्रुप नॉन आयनाइजेबल है तो उनका PI वैल्यू क्या होगा, सिंपली pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर आयनाइजेबल R ग्रुप है और अगर एसिडिक ग्रुप है
तो वहां पे दोनों एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीके वैल्यू का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक अमाइनो एसिड है तो वहां पे दोनों बेसिक अमाइनो ग्रुप का जो उनका पीके वैल्यू का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते। यहाँ पे देखिए पीआई वैल्यू इज 3.22 जो कि किसका है, पीआई वैल्यू ग्लूटामेट का है। वहीं पे हिस्टिडीन का पीआई वैल्यू कितना है 7.59। नाउ द समरी, द 20 अमाइनो एसिड्स कॉमनली फाउंड एज रेसिड्यू इन प्रोटीन्स कंटेन अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड द डिस्टिंक्टिव आर ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ऑन द अल्फा कार्बन एटम। मीन्स जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अल्फा कार्बन पर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। द अल्फा कार्बन एटम ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज asymmetric and thus amino acids can exist in at least 2 stereoisomeric forms. Only L stereoisomers with a configuration related to absolute configuration of the reference molecule L-glyceraldehyde are found in proteins. Other less common amino acids also occur either as a constituents of protein through modification of common amino acid residue after protein synthesis or as free metabolites. Amino acids की बात करें तो they are classified into 5 types on the basis of polarity and charge as pH7 of their R group. Amino acids vary in their acid-base properties, must have characteristic titration curve. Monoamino, monocarboxylic amino acids with non-ionizable R group are diprotic acids at low pH and exist in several different ionic forms. As pH is increased, amino acids with ionizable R group have additional ionic spaces depending on the pH of the medium and pK of the R group. So this is all about titration curve of amino acids. I think आपने सबने अच्छे से समझा होगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, कमेंट में पिन करें। मैं सारे कमेंट्स को केयरफुली पढ़ती हूँ और आपके सारे कमेंट्स को मैं प्रॉपर रिप्लाई करती हूँ। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में।